नमस्कार मित्रों, वेडर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। राज्य की प्रकृति, राज्य के उद्भव और राज्य के उद्देश्य के बारे में कई प्रकार के सिद्धांत प्रचलित हैं। उसमें से आदर्शवादी सिद्धांत भी बहुत महत्वपूर्ण है। आदर्शवादी सिद्धांत का जो मूल मंत्र है वो ये है कि व्यक्ति, राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं होता। हम जानते हैं कि यूनानी नगर राज्य में इसी प्रकार के विचार थे। वहाँ पर भी ये माना जाता था कि व्यक्ति, राज्य, सरकार, संविधान और समाज में किसी प्रकार का अंतर नहीं होता। उस समय के जो यूनानी राजनीतिक विचारक थे उन्होंने इसी बात को ध्यान में रखकर अपने विचार दिए थे। प्लेटो ने तो यहाँ तक कहा था कि स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज, राज्य व्यक्ति का वृहद स्वरूप है। इसलिए जो बातें व्यक्ति पर लागू होती है वही बातें राज्य पर भी लागू होती है। इसलिए प्लेटो ने जो न्याय का सिद्धांत दिया था वो व्यक्ति के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण था या उस पर क्रियान्वित किया जा सकता था, वैसे ही राज्य के ऊपर भी और समाज के ऊपर भी क्रियान्वित किया जा सकता था। तो जो आदर्शवादी राज्य सिद्धांत है उसके बीज यूनानी नगर राज्य में थे, लेकिन आधुनिक समय में इस सिद्धांत को सबसे पहले हीगल ने प्रस्तुत किया है एक व्यवस्थित ढंग से। हीगल का ये मानना था कि व्यक्ति भी राज्य के द्वारा निर्मित होता है, यानी व्यक्ति का व्यक्तित्व भी राज्य के द्वारा निर्मित होता है। व्यक्ति के पास जो अधिकार हैं, व्यक्ति के पास जो स्वतंत्रताएं हैं, वे भी राज्य के द्वारा प्रदत्त होती है। इस अर्थ में कि व्यक्ति की वास्तविक स्वतंत्रता यह है कि वह सामान्य शुभ के लिए उसका प्रयोग करे। अगर व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का उपयोग अपने निजी हित में करता है तो वह उसकी वास्तविक स्वतंत्रता नहीं है, वह आभासी स्वतंत्रता है। इसलिए राज्य चूंकि तय करता है कि सामान्य शुभ क्या है, तो व्यक्ति अगर सामान्य शुभ के लिए अपनी स्वतंत्रता, अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहा है तो वो वास्तविक रूप से उसके पास अधिकार है और वास्तविक रूप से उसके पास स्वतंत्रता है। इसलिए राज्य ही व्यक्ति को निर्मित करता है। हीगल के इस विचार के बाद में इंग्लैंड में विचारक हुआ थॉमस हिल ग्रीन, जो एक ब्रिटिश विचारक था। उसने हीगल के इस आदर्शवादी सिद्धांत को, जो 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन में उपयोगितावादी सिद्धांत के आधार पर उदारवादी विचार सामने आए थे, उससे जोड़ने का प्रयास किया। वह हीगल की बहुत सी बातों को स्वीकार करता है और मानता है कि व्यक्ति का राज्य या समाज से अलग अस्तित्व नहीं है। व्यक्ति की पहचान समाज के सदस्य के रूप में ही होती है। लेकिन वो ये भी मानता है कि हीगल ने जो बातें कही है वो पूर्णतया आदर्शात्मक है और सिद्धांत के स्तर पर सही हो सकती है, लेकिन यथार्थ में ऐसे राज्य होते हैं जिनकी आज्ञा और व्यक्ति के जो हित है उनमें टकराहट हो सकती है, और इसलिए यथार्थ की स्थिति पर हमें हर राज्य के बारे में पुनर्विचार करना चाहिए। यानी ग्रीन ये मानता है कि आदर्श के स्तर पर, सिद्धांत के स्तर पर तो आदर्शवादी विचार सही है, लेकिन यथार्थ में जब लागू करते हैं तो उसमें थोड़े से संशोधन की आवश्यकता पड़ सकती है अगर कोई राज्य इस आदर्शवादी सिद्धांत को स्वीकार नहीं कर रहा है या उस प्रकार का नहीं है। इसके पश्चात एक तीसरे विचारक है बोसांको, जो कि ब्रिटिश विचारक थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द फिलोसॉफिकल थियरी ऑफ द स्टेट, जो 1899 में प्रकाशित होती है। यह पुस्तक इस आदर्शवादी सिद्धांत की टेक्स्ट बुक है या एक प्रमुख ग्रंथ है। इस पुस्तक में उसने आदर्शवादी सिद्धांत को व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया है और इसको हम मान सकते हैं कि यह पुस्तक ये बताती है कि आदर्शवादी सिद्धांत क्या है। इसका अगर हम अध्ययन करें, जो आदर्शवादी सिद्धांत है राज्य का, उसका अध्ययन करने के समकक्ष है, तो हम पाएंगे कि ये 3 प्रस्तावनाओं पर आधारित है। मुख्य रूप से पहली प्रस्तावना यह है कि राज्य जब कोई कार्य करता है तो वह गैर रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता, गैर प्रतिनिधात्मक नहीं होता है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि राज्य जब भी किसी कार्य को करता है, राज्य का कोई कर्मचारी या कोई ऑफिस जब समाज में कोई कार्य करता है तो वह राज्य की इच्छा के अनुकूल ही कार्य करता है। जब सड़क पर सिपाही चालान काटता है
या न्यायाधीश किसी न्यायालय में कोई निर्णय देता है तो वह राज्य की इच्छा को ही क्रियान्वित कर रहे हैं। यानी राज्य की इच्छा इस राज्य के ऑफिसेस या राज्य के कर्मचारियों के माध्यम से समाज में आती है या क्रियान्वित होती है। इसलिए राज्य और व्यक्ति की इच्छाओं में अंतर नहीं है। राज्य व्यक्तियों का प्रतिनिधि करता है, प्रतिनिधि है, और उसके प्रतिनिधि के रूप में ही वह कार्य करता है। दूसरी बात कि व्यक्ति के जो समाज और राज्य के साथ संबंध होते हैं वे संबंध उसके व्यक्तित्व के ही हिस्सा है। यानी वो ये इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति जब दूसरे व्यक्तियों से, समाज से, किसी समूह से वार्तालाप करता है, उससे इंटरेक्शन करता है, अंतःक्रिया करता है, तो वह कोई विशेष प्रयास नहीं करता। ये उसके व्यक्तित्व की ही पहचान है कि वो दूसरों के साथ कार्य करे। जैसा अरस्तु ने कहा था कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है या राजनीतिक प्राणी है, यानी व्यक्ति समाज में रहता है, इसलिए समाज के दूसरे लोगों के साथ अंतःक्रिया करना उसका स्वाभाविक गुण है। तो दूसरी प्रस्थापना भी यह है कि व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से परिभाषित नहीं किया जा सकता। व्यक्ति राज्य और समाज से जो अंतःक्रिया करता है वो उसके व्यक्तित्व की ही पहचान है, उसके व्यक्तित्व के अनुकूल ही वह व्यवहार करता है, वो उसका ही कोई परिलक्षित करता है, उसके व्यक्तित्व को ही परिलक्षित करता है सामाजिक व्यवहार। तीसरी बात यह है कि राज्य समाज की सामाजिक जो नैतिकता है उसका स्रोत है। यानी जितनी समाज में नैतिकता होती है, जो व्यक्ति नैतिकता की बात करते हैं, समूह नैतिकता की बात करते हैं, उन सब का आधार राज्य होता है। और राज्य की जिम्मेदारी है, ये राज्य वह स्रोत है जो समाज में नैतिकता के सिद्धांतों को प्रदर्शित करता है, और व्यक्ति उन सिद्धांतों का पालन करके ही एक अपना नैतिक जीवन व्यतीत करता है। तो ये तीन मान्यताएं इसके अंतर्गत मानी गई। और इसके अर्थ क्या है कि जो प्रत्ययवादी सिद्धांत या आदर्शवादी सिद्धांत राज्य का, उसके अनुसार राज्य एक स्वाभाविक रूप से विकसित होता हुआ संस्था है जो मानव समाज के विकास का अंतिम चरण है। ये लगभग वैसा ही कहना है जैसा अरस्तु ने कहा था कि राज्य अंतिम संस्था है एक नेचुरल इवोल्यूशन में। जैसे पहले व्यक्ति होता है, परिवार होता है, फिर गांव होता है, फिर राज्य होता है। और राज्य अरिस्टोटल के अनुसार इज प्रायर टू इंडिविजुअल, व्यक्ति से पूर्व है, क्योंकि राज्य वह स्थितियां क्रिएट करता है जिसमें व्यक्ति अपने सारी इच्छाओं को पूरा कर सके। ऐसी स्थितियां राज्य ही क्रिएट करता है, राज्य के बिना ये संभव नहीं है। तो आदर्शवादी सिद्धांत के अंतर्गत माना जाता है कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था है और अपने आदर्शात्मक स्वरूप में यह जैसे कह सकते हैं कि सर्वशक्तिशाली है और पूर्ण है। हालांकि जो यथार्थ के राज्य हैं वो ऐसा नहीं है। इसलिए यथार्थ के राज्य के बारे में ये मानता है ये सिद्धांत कि यथार्थ के राज्य आदर्श राज्य बनने की प्रक्रिया में है, अभी बने नहीं हैं, लेकिन उनका जो मूल्यांकन है वो इस आदर्श राज्य की विशेषताओं के आधार पर ही किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सब लोग इस आदर्शवादी सिद्धांत को स्वीकार करते ही हो। इसकी बहुत सी आलोचनाएं की गई है। कुछ प्रमुख आलोचना इस प्रकार है। पहली सबसे बड़ी आलोचना यह है जो उदारवादियों और व्यक्तिवादियों के द्वारा की गई है। उनके अनुसार आदर्शवाद सावयव सिद्धांत पर आधारित है, ऑर्गेनिक थियरी। सावयव सिद्धांत के अनुसार समाज एक रियलिटी है, यथार्थ है, और व्यक्ति उसके हिस्से के रूप में रियलिटी है, यानी व्यक्ति का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। जबकि उदारवादी और व्यक्तिवादी ये मानते हैं कि व्यक्ति का स्वतंत्र अस्तित्व होता है और समाज सामाजिक समझौते का परिणाम है, राज्य सामाजिक समझौते का परिणाम है, और इसलिए एक कृत्रिम संस्था है। तो ये एक विवाद है और ये आलोचना की जाती है कि सावयव सिद्धांत यथार्थ के व्यक्ति की सही प्रकार से व्याख्या नहीं कर सकता और न ही व्यक्ति के विकास में सहायक सिद्ध होता है, क्योंकि व्यक्ति का विकास व्यक्ति अपने विवेक के आधार पर करता है और ये आशा करता है कि जो दूसरी संस्था हैं जैसे राज्य वगैरह वो उसके इस विकास में सहायता करेगी। ऐसा नहीं है कि समाज विकास करे और उसके विकास के साथ साथ व्यक्ति भी उसके सदस्य के रूप में विकसित हो, ये संभव नहीं है, ये यथार्थ में संभव नहीं है। दूसरी इसकी आलोचना की जाती है कि जो स्वतंत्रता की बात इस प्रत्ययवादी सिद्धांत करते हैं कि राज्य की आज्ञा का पालन करना ही यथार्थ की वास्तविक स्वतंत्रता है, कॉमन गुड को प्राप्त करना ही वास्तविक स्वतंत्रता है। इसकी आलोचना की जाती है कि फिर स्वतंत्रता और दासता में अंतर होता है। राज्य यथार्थ में राज्य की सारी आज्ञाएं न तो नैतिक होती है न व्यक्ति के और समाज के हित में होती है।
राज्य का स्वयं का हित निर्मित हो जाता है, और कई बार वो ऐसी आज्ञाएं देता है जो उस सरकार के या राज्य के हित में होती है, लेकिन समाज या व्यक्ति के हित में नहीं होती। इसलिए स्वतंत्रता इस ऐसे समय में राज्य का विरोध करने में है, न कि राज्य की आज्ञा का पालन करने में। जैसे हम जानते हैं महात्मा गांधी का उदाहरण कि जब नमक आंदोलन हुआ तो उन्होंने कहा था कि मैं नमक का कानून जो है उसको तोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं जो नैतिकता का कानून है, जो इससे बड़ा है, जो सार्वभौमिक है, उस कानून की आज्ञा के पालन में राज्य के इस कानून को तोड़ रहा हूँ। तो ये एक महत्वपूर्ण आलोचना है कि स्वतंत्रता केवल राज्य की आज्ञा का पालन करना नहीं होता। इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि इस सिद्धांत का दुरुपयोग करना बहुत आसान है और बहुत से डिक्टेटर्स ने इसका दुरुपयोग किया है। इसलिए इस सिद्धांत को यथार्थ में के लोगों के द्वारा दुरुपयोग किया जा सकता है, क्योंकि ये बड़ा एब्स्ट्रैक्ट है। जो चौथी आलोचना है कि ये बड़ा ही अमूर्त सिद्धांत है और यथार्थ में इसको लागू करना लगभग असंभव है। और अंतिम बात इसके बारे में यह है कि यह केवल छोटे राज्यों पर लागू किया जा सकता है, जैसे कि यूनानी नगर राज्य थे। बड़े राज्यों पर इसको लागू करना बहुत कठिन है। आज इतना देखते हैं। धन्यवाद।